pleasant environment, get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 45th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, देखते ही देखते हमने एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का पूरा कोर्स ख़त्म कर लिया है और वी हैव डन 44 लेक्चर्स। वुड यू बिलीव दैट? आई मीन वी हैव कवर्ड अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड मी एंड यू ऑल ऑफ अस टुगेदर 44 लेक्चर्स, और आज हम अपना 45वां लेक्चर करेंगे. And then you can finish your course, and this understandings that you have gained out of this course will become part of your mental understanding. And I like to believe that whatever we have learned through this entire course will become part of your mental understanding, but part of a mind that applies itself. I mean, the mind that is well informed about the concepts and topics of environmental psychology, और आप इन टॉपिक्स को और इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ के अंदर देख सकते हैं, और जहाँ पर गाहे बगाहे आपको महसूस हो आप अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, या फिर आप अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं उसी हिसाब से. स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है आजकल के ज़माने में एनर्जी क्राइसिस. हम एक ऐसी एज में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे एनर्जी के जितने भी रिजर्वॉयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, और एनर्जी का जो बिला ज़रूरत और बेइख्तियार इस्तेमाल हम कर रहे हैं उससे हम ना सिर्फ एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं बल्कि इस एनर्जी को इस तरह से गैर ज़रूरी तरीक़ों से इस्तेमाल करके हम अपने माहौल को भी तबाह कर रहे हैं. तो हमने जो पिछले 44 लेक्चर्स के अंदर एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के डिफरेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पढ़े हैं, उनको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि हम अपने माहौल को प्रिजर्व कर सकें और हम अपने माहौल को कुछ इस तरह से बना सकें कि यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजर सके. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कोर्स को एक छोटा सा रिव्यू करें और उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से थोड़ा सा हैंडी कर लें, सो दैट इन द फ्यूचर दिस रिमेन्स अ पार्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. एनर्जी की जहाँ पर बात आती है तो हम एनर्जी को कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर मेरी एक दिन का सारा हिस्सा जो है वो एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हुए गुजर जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन एनर्जी दैट आई एम यूटिलाइजिंग राइट नाउ टू गिव यू द लेक्चर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज दैट आई एम कॉन्स्टेंटली यूजिंग. My day starts with an intense usage of energy. Probably I'm waking up in a room जहाँ पर एयर कंडीशनर चल रहा है, या शायद इलेक्ट्रिकल हीटर चल रहा है, या पंखे चल रहे हैं. So my day starts with an outburst of my interaction with the energy. उसके बाद हम तैयार होकर घर से निकलते हैं and we use energy into our transportation. हम गाड़ियों पे निकलते हैं, या साइकिल पे जाते हैं, या पैदल जाते हैं, या मोटरसाइकिल पे जाते हैं. It all depends upon our lifestyle, but अगर हम पैदल नहीं चलते, that means we are using another source of energy, और शायद हम इस एनर्जी के सोर्स को बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करते हैं. अगर मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री के मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में काम करते हैं, या फिर प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर काम करते हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, और वहाँ पर भी एनर्जी का बहुत बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है. So in the evening when we get back home, once again we sit in front of the television, and whatever responsibilities or whatever daily chores that we perform by the end of the day during the evening till the time we sleep is also our huge interaction with the energy. क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा एनर्जी को इस्तेमाल करने का जो रुझान है, जो एटीट्यूड है, इसमें हम कभी ये सोचते भी हैं कि हम एनर्जी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये ख़त्म हो रही है? गो कि हम टेलीविज़न पर या रेडियो पर या न्यूज़पेपर्स पे
बेशुमार तरीक़ों से इस किस्म का मैसेज हमारे पास आता है, लेकिन क्या ये मैसेज हमारे पास इंटरनलाइज होता है? डू वी एक्चुअली थिंक दैट the amount of energy that I am using right now is directly contributing towards a total amount of energy that the entire humanity is using to survive their life on this planet? Do we ever think so? Of course, this is very difficult to think so, and you could always say, get over it, man, because I am living my life and they are giving me energy and I am paying for it, so it does not matter anymore. लेकिन एनर्जी के इस बेदरेक इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रही हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा। अगर देखें, हम सब लोग ख्वाबों के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़िंदगी के अंदर जो हम मेहनत करते हैं, जो अचीवमेंट्स हासिल करने की कोशिश करते हैं, अमूमन उनके बारे में हमारे जहन में एक मेंटल इमेज होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ये कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा या बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, या हमारे जहन में मुख्तलिफ ख्वाहिशात आती हैं कि मैं बड़ा होकर एक बड़ा ज़बरदस्त सा घर बनाऊंगा। सो देर आर सो मैनी विशेस दैट आर कॉन्स्टेंटली एग्जिस्टिंग इन माई माइंड इन शेप ऑफ ड्रीम्स, और मैं उन ड्रीम्स को कॉन्स्टेंटली मटेरियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दैट इज़ हाउ आई एम वर्किंग वेरी हार्ड इन माई लाइफ, एंड आई एम one of all of the human beings who are existing on this planet Earth. So we are all packaged with different types of dreams. और हम आज जो करते हैं वो दरअसल कल को अपने उस ड्रीम को सिक्योर करने के लिए करते हैं। हम सब का एक बहुत छोटा सा ड्रीम होता है, जो कि शायद बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा ड्रीम है, that we would want to build a house of our own after some time. और जब भी हम इस किस्म की इमेजिनेशन में जाते हैं तो हम उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लगाते हैं। जब भी आप मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं और मुस्तकबिल का ख्वाब बनाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे स्ट्रेट अवे एक सवाल ये पूछ सकता हूँ कि इमेजिन करें कि आज से 25 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप 25 साल बाद अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहेंगे। एंड गेस व्हाट, I am the genie of Aladdin's magical lamp, and you just rub your ring with the lamp and I appear as a genie and I ask you, what are your 3 wishes that I could make come true after 25 years? Think about it. What is that wish that comes to your mind? Probably your wishes pertaining to a lifestyle, the image of a lifestyle that is most important and dear to you. And if you're asking the genie to give you money or power or different types of resources, ये सारी चीज़ें दरअसल आपको हेल्प कर रही हैं अपनी लाइफ का वो इमेज हासिल करने में जो आप चाहते हैं कि आज से 20-25 साल बाद हो। Now, if I ask you कि आप अपनी इस ख्वाहिश के अंदर या अपने इस ख्वाब के अंदर से लोगों को निकाल दें। Of course, everybody can think कि मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त घर होगा और उसमें हम सब लोग मिलकर इकट्ठे रह रहे होंगे, एंड आई वुड हैव अ गुड फैमिली एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई हैव गुड कार्स एंड आई मीन यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ द ग्रेट facilities that you could get, that you could purchase after using money. We can all think about it like that. But if I limit your wish to the point कि जहाँ पर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि आज से 25 साल बाद आप किस किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। Are you getting there now? 25 साल गुजर गए हैं। You have gained all those things that you wished for yourself. Now, what is the type of place that you are living your life into? और इस जगह पर आप थोड़ी देर के लिए अपने रिश्तेदार, दोस्त और सब बाकी सारी चीज़ों को निकाल दें और इमेजिन करें कि आपके पास किस किस्म का एनवायरनमेंट है। क्या दिस इज़ वेरी फ्रेश एनवायरनमेंट? ऑफ कोर्स। आप क्या किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ग्रीनरी भी है और मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी हैं? क्या आपको साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है? यस। क्या आपको हेल्दी फूड मिल रही है? आर यू एंजॉइंग दिस एनवायरनमेंट? ओके, आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आर यू एंजॉइंग दिस एनवायरनमेंट, तो ये बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से आपको शहर से उठा के मैं 5 दिन के लिए किसी हिल स्टेशन में भेज दूँ जहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? इवन इफ़ यू हैव नो गुड फैसिलिटीज़ ओवर देयर, बट द वेरी फैक्ट दैट यू आर लिविंग योर लाइफ इन दैट एनवायरनमेंट, ग्रीनरी, beautiful scenery, beautiful landscape, pure, clean, fresh air and clean water,
you're getting all these things. Now how do you feel? Amazing. अगर आपको आज से 25 साल बाद गाड़ियाँ, घर, ये सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन अगर आपको फ्रेश एयर ना मिले, आपको क्लीन वाटर ना मिले, आपकी फूड हेल्दी ना मिले, do you think your dream would come true? Not at all. So, imagining a great environment for yourself is also part and parcel of the dream. अब आज से 25 साल बाद क्या आप इस ड्रीम को हासिल कर सकेंगे? हमने अपने इस कोर्स के पिछले कई लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है कि हम एनवायरनमेंट को किस तरह से पोल्यूट करते हैं और उस पोल्यूशन के हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारी जहनी सेहत के ऊपर और जिस्मानी सेहत के ऊपर क्या क्या असरात पैदा हो रहे हैं। लेकिन क्या अगर आप इसी तरह से चलते रहें तो आज से 25 साल बाद आप ये सब चीज़ें हासिल कर सकेंगे या नहीं? The answer most probably is that if you go on like that, you probably might not be able to get yourself into that clean environment. तो अगर आपको कल को एक बड़ा आदमी बनना है तो आप आज से ही उसके लिए मेहनत करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको आज से 25 साल बाद अच्छा खूबसूरत एनवायरनमेंट हासिल करना है तो आप आज से क्या कर सकते हैं? Now you could always come back to me and say, one man, what can I do? Because this thing is connected with the entire humanity, and entire humanity is living on different parts of this planet. They are split and divided into so many different countries. How do I connect with them? And whatever they are doing is directly impacting me. So I am just one helpless person. If you are thinking like that, then I could always tell you that all the great changes, all the great revolutions have come from one thing, one factor, that individuals start to change their thinking. And when individuals start to change their thinking, their attitudes change, their day-to-day life starts changing. And imagine if you have changed yourself, then the people around you, आप कितने लोगों के साथ connected हैं? You're connected with your family, you're connected with your friends, you are going to be connected with your colleagues in your job. Matter of fact, if you are moving in this city, you are interacting with the entire city that you pass around. And if you as one man have changed your attitudes, then how is it going to impact the other people? Now imagine that you as one man change another man, and that man changes another man. That's how the change from one man to the entire humanity can take place. However, this is not possible unless we wage a personal war on our personal attitudes, and we decide today that how are we going to use our energy. At least the things that are in my control and your personal control, we can think about those things and we can change our attitudes. Now, let's come back to the day-to-day details of our life. How can we change our attitude to conserve energy? मिसाल के तौर पर हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, हमें अपनी हेल्थ को किस तरह से बेहतर बनाना है, हमें अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को किस तरह से बेहतर बनाना है. This is no time for me to give you all those lectures or all those nice pep talk where I could tell you that don't throw litter on the roads, do not spread trash, control your environment. But at this point of time, I could also tell you that try not to use your cars so often, that try not to use your air conditioners so often, try not to depend upon the technology so much. अगर आपकी ज़िंदगी से आज टेक्नोलॉजी निकाल दी जाए तो आपकी ज़िंदगी में क्या बचेगा? Think about it. If the technology is removed, the car is gone, the refrigerator is gone, the toaster and the microwave oven is gone, electricity is gone, computers are gone, what is left behind? Probably fresh, clean air that nobody needs. But I don't want you to touch that extreme. All I want you to do is to change your lifestyle. And if you start changing your lifestyle, then I could always recommend you to have an audit of the energy usage, your daily energy usage. If you're using the air conditioner for like 1 hour or 2 hours, reduce it by 50%. अगर आप गाड़ी को 100% of the times इस्तेमाल करते हैं मूव करने के लिए, reduce it by 50%. Now, what can the communities do in this area? Communities can, of course, educate each other. Communities can educate the people and their kids through going to the schools and institutions where they could access population at large, and they could teach them to change their attitudes.
Of course, this type of change will not be possible अगर हम इसको institutionally approach ना करें. और अगर हमने इसको institutionally approach करना है, that means we have to find out where do we find groups of people. One individual, once you change, you can always go to the schools where you could do the lectures and teach young kids that they must be using their environment or their energy using instruments very, very wisely. We can go to different offices, we can, matter of fact, gather up people around us, and we can come up with different functions and variety shows where we can do this. In this journey of change, we need to join hands, one man to join hands with institutions, be it the government institutions or the private institutions. Unless this change is orchestrated by all the different rungs and ladders and all the different facets of society, this change cannot take place. So this is one thing against which the humanity can gather up. We can always think that different countries are enemies with each other. Different communal groups are enemies with each other. Different communities are enemies with each other. Now, when there is so much animosity, then how could we get together? To get together, we need to have one common reason. And one common reason is that this way of using the environment is a common enemy of the entire humanity. If I can't breathe, you can't breathe, a person in another country cannot breathe, then what is the fun of living in this life? So probably environment is going to be one great cause that can unite the entire humanity. This could be one great enemy. And in order to deal with this enemy successfully and amicably and efficaciously, we need to come together. And when we come together, that means the governments join their hands with the public sector initiatives, joining hands with the private sector initiatives, and we are incorporating academic institutions and other community organizations into this wide movement against using the environment the way we are using it today. And it all starts from individual change. If I change and you change, then everybody can change. So, with this bottom line, with this prologue of our 44 lectures, I continue to give you the review of what we have discussed in our last lectures. Students, हमने अपने इस कोर्स के अंदर जो चैप्टर्स पढ़े हैं, आइए one by one मैं आपको बताता हूँ कि उनके क्या टाइटल्स थे और हमने उन चैप्टर्स के अंदर क्या-क्या पढ़ा. As you can see on the slide, our first chapter is Introduction to Environmental Psychology. इस चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का फील्ड दरअसल क्या है, इसके अंदर हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं. दैट वाज वे बैक इन द पास्ट. और हमने इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स डिस्कस किए वो कुछ इस तरह से थे. हिस्टोरिकल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट. जब हमने हिस्टोरिकल एटीट्यूड्स के बारे में बात की तो यहाँ पर मैंने आपको मुख्तलिफ एटीट्यूड्स के बारे में बताया जिनके ज़ेर असर हम अपनी एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करते रहे हैं. Some of those attitudes we have discussed in the initial part of this lecture that हम अपनी environment को बहुत बेतरीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हमारे इस attitude के अंदर with the passage of time काफ़ी evolution हुई है and now there is a growing consciousness that we need to be able to understand the responsibility and the ownership that we need to show while we are interacting with our environment. Students, हमारा जो next topic इस lecture में included था, that was overview of the ecological and environmental psychology. Now, when we talk about ecological and environmental psychology, let me tell you that we could probably say that ecological psychology was the previous terminology that was being used in terms of environmental psychology. Or environmental psychology is a modern form of ecological psychology. यहाँ पर हमने एनवायरमेंटल साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की और जब हम साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, आई टोल्ड यू दैट साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हमें साइंटिफिक स्टडी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है so that we could ask only scientific questions that could be answered scientifically. And we know quite well that psychology is the scientific study of behavior and mental processes. Well, that is the traditional definition in the modern times. But when we talk about behavior and mental processes, then
let us see what are the things that should be included. When we talk about behavior, then it means that our outward behavior, our actions and reactions in a certain environment is actually the focus of the study. And when we talk about the mental processes, this term has evolved from many different synonyms over the time period of history, like mind or mental processes. And when we used to talk about mind or mental processes, people used to ask that if your psychology has to be science, then where does the mind exist? And mind was a term that was being used confusingly to describe a variety of functions. See, now it is only recently that we are able to pinpoint that mind could be understood in terms of its mental processes. Now, what are those mental processes? Mental processes are our internal activities or our covert activity of our mind. माइंड की वो एक्टिविटी जो अंदर ही अंदर चल रही है. मिसाल के तौर पर एक यूनिट टाइम के ऊपर अगर आप दरअसल आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो आप मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. एंड दैट इंटरेक्शन इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज यू आर यूजिंग डिफरेंट सेंसेस to perceive or gather information about the environment. That information goes into your mind, and which is processed to give you clues about your behavioral patterns. So in this reference, when we talk about psychology, it becomes the study of behavior and mental processes, and mental processes are all those processes that help us carry out our behavior in a given situation, in given environment. Psychology के 4 important goals हैं, and the first one is description. Since psychology is scientific, so we have to describe what is happening around us. And when we are talking about descriptive part of psychology, it means कि हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि behavior किस तरह से हो रहा है, what is actually happening. The second important goal of psychology as a science is to explain. जो हम देख रहे हैं जिस तरह से बिहेवियर वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है, हमारे पास उसकी कोई ना कोई तौजीह, कोई एक्सप्लेनेशन ज़रूर होनी चाहिए. और जब हम उस एक्सप्लेनेशन को बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम एक थ्योरी बनाते हैं कि शायद ये बिहेवियर इस वजह से हो रहा है, शायद ये बच्चा शाई इस वजह से है कि बचपन में इसके टीचर इसको बहुत ज़्यादा डांटते थे. नाउ दैट इज़ अ थ्योरी. नाउ दैट थ्योरी हैज़ टू बी प्रूवन. And in order to prove a certain theory, we need to gather up information very, very scientifically, and we need to collect the data. And once we have collected data and the data supports our theory that yes, this kid is shy because in his past, his teachers did not treat him very well, then we can make it a theoretical part of understanding is actually getting into a law. जिस law की वजह से हम future में बच्चों के behavior को naturally predict कर सकते हैं. So this gives us the third goal of psychology, which is prediction, which means that what will happen because of certain behavioral patterns. Then we need to control. Once we understand कि हम behavior को ना सिर्फ हमने describe किया है बल्कि explain किया है in terms of a certain theory, and then we made a law और उस law की वजह से हम predict करते हैं, then we also need to be able to control the behavior. And in this example where a child has been having a sad experience with his teacher in the past, and this child turned out to be shy, if we need to control this entire thing, then we probably will have to go and train the teacher how to interact with the kids, or train the kids how to interact within their classroom environment, and that's how we will gain control over the entire situation. So students, as we discussed, psychology is a science and it has these 4 goals. Now when we combine psychology with the environment, तो environment से हमारा क्या मतलब है? Environment से हमारा मतलब है वो environment जिसके अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से perceive कर सकते हैं. यहाँ पर हम mental environment की भी बात कर सकते हैं और हम physical environment की भी बात कर सकते हैं. And matter of fact, we can include both of these meanings that are attached to the word environment in order to have our definition of environmental psychology. Environmental psychology seeks data-based answers to questions regarding human-environment interaction. इंसानों का environment के interaction किस तरह से है, इसके बारे में environmental psychology data-based answers ढूंढने की कोशिश करती है. And how do we do that? We follow those 4 steps that we have just discussed over here. The next topic that we discussed in this chapter was different theories of environmental psychology, as you can also see on the slide.
हमने इस टॉपिक के अंडर काफ़ी सारी थेरीज़ को डिस्कस किया, जिनमें चंद इम्पॉर्टेंट थेरीज़ थी लाइक अराउजल लेवल थ्योरी, स्टिमुलस लोड थ्योरी, बिहेवियरल कंस्ट्रेंट थ्योरी एंड थेरीज रिलेटेड टू स्ट्रेस। और इन थेरीज से हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हम इन्वायरमेंट के साथ इंसान किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जब अराउजल लेवल थ्योरी का डिस्कस किया तो हमें ये पता चला कि जब हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस पैदा होती हैं तो वो हमारे बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करती हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। मिसाल के तौर पर अगर इमीडिएट एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारा अराउजल लेवल इंक्रीज़ होता जाता है। अराउजल लेवल का मतलब है वो लेवल जिसके ऊपर हम काम करते हैं या काम नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी पार्टी पे गए हैं and you are listening to fast music, then your arousal level is very high. Probably इस arousal level के ऊपर आप मैथमेटिक्स के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं किसी वजह से तो आपका arousal level बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, and even in these circumstances it is very difficult for you to concentrate on mathematical sums. सो एनवायरनमेंट के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा अराउजल लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और हमारी परफॉर्मेंस उस अराउजल लेवल के ज़ेरे असर चेंज होना शुरू हो जाती है। एक सर्टेन लेवल तक जब अराउजल लेवल बढ़ता है तो हमारी परफॉर्मेंस में चेंजेस आती हैं, लेकिन एक ख़ास लेवल से जब ये बढ़ जाता है तो हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। एंड वी कैन ऑलवेज टेक दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, and we can also take the mental aspects of the environment. Suppose if you are very happy, then you probably will perform good, and if you are very sad, you will not be able to perform very good. We then discussed the stimulus load theory, in which we found out that we can carry a certain amount of stimulations at a given unit of time on our mind, because the processing capacity of our mind is really taxed when we are operating in an environment जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं या कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं कुछ इस तरह से कि उसमें स्टिमुलेशंस कम से कम हो। हम म्यूज़िक की आवाज़ को कम कर सकते हैं, हम खिड़की बंद कर सकते हैं ताकि हमें बाहर से शोर ना आए। दरअसल उसकी वजह ये है, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस लोड थ्योरी प्रोपोनेंट्स, दैट द कैपेसिटी ऑफ द माइंड इज़ लिमिटेड कि एक गिवन यूनिट ऑफ टाइम के ऊपर हम कितनी स्टिमुलेशंस को प्रोसेस करेंगे। सो दिस वाज अबाउट स्टिमुलस लोड थ्योरी। देन वी लर्नड अबाउट बिहेवियरल कंस्ट्रेंट थ्योरी एंड वी लर्नड अबाउट डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। बिहेवियरल कंस्ट्रेंट थ्योरी के अंदर हमने ये देखा कि हमारे बिहेवियर के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड देन इन द स्ट्रेस थ्योरी वी ऑल्सो फाउंड आउट दैट certain aspects of our environment are giving us stress, and then this is interaction between environment and stress also. Students, हमने environmental psychology को इस चैप्टर में डिफाइन किया और इसकी बेसिक थ्योरीज को अंडरस्टैंड किया, और यहाँ से हमने इस चैप्टर की फाउंडेशन से अपने लेक्चर को आगे लेकर गए ताकि हम बाकी के चैप्टर्स को पढ़ सकें। Our second chapter was, as you can see on the slide, environment perception and the use of natural environment. हम एनवायरनमेंट को किस तरह से परसीव करते हैं और हम अपनी एनवायरनमेंट को और नेचर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उनमें सबसे पहला था सेंसिंग एंड एवेल्यूएटिंग एनवायरनमेंट। इसके अंदर हमने ये देखने की कोशिश की कि हम एनवायरनमेंट को परसीव ही किस तरह से करते हैं, एंड वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन ओवर हाउ our sense organs are constantly getting information from the external environment, and this information is carried into the central processing unit, which is our brain, जहाँ पर इस information को process किया जाता है। इस chapter के अंदर हमने sensation और perception को काफ़ी deeply study किया, and we found out different principles जो हमें help out कर सकते हैं in order to understand कि इंसान किस तरह से अपने माहौल को perceive करते हैं। स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल परसेप्शन से हमने फिर बात की एनवायरमेंटल कॉग्निशन की भी। कॉग्निशन का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में जानना, और यहाँ पर हमने ये देखा कि एनवायरनमेंट्स हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मीनिंग्स देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बहुत खूबसूरत इलाके में चले जाते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, किसी साहिली इलाके में चले जाते हैं, तो उसका आपकी कॉग्निशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आर यू फीलिंग गुड देयर और आर यू फीलिंग बैड देयर।
And if you are feeling good because of your environment, then how does it impact your performance level? And over here, we learned that we can gain a certain level of cognitive control, which is actually gaining control over कि हम अपने माइंड को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे in terms of getting a positive reaction or a negative reaction out of it. We then discussed environmental evaluation, which means कि हम environment को किस तरह से evaluate करते हैं, किस तरह से process करते हैं. मिसाल के तौर पर जब हमने शहरों के बारे में डिस्कस किया एंड वी फाउंड आउट कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जब किसी जगह पर बढ़ जाती है तो लोग एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. अगर हम यहाँ पर स्टिमुलस लोड थ्योरी या अराउजल लेवल थ्योरी को इस्तेमाल करें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब लोग एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं दैट इंक्रीजेज देयर अराउजल लेवल एंड दैट डिक्रीजेज देयर परफॉर्मेंस लेवल बिकॉज अराउजल लेवल व्हेन इट हैज़ इंक्रीज्ड अप टू अ सर्टेन पॉइंट देन द परफॉर्मेंस एक्चुअली ड्रॉप्स डाउन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपने फर्स्ट चैप्टर की फाउंडेशन को इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इंसान किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को असेस करते हैं और फिर असेसमेंट के बाद उनकी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं और उनके एटीट्यूड्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के बारे में. यहाँ से स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ और आइए ये देखते हैं कि थर्ड चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया. एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, इन द थर्ड चैप्टर वी डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ओवर इंडिविजुअल और यहाँ पर हमने डिस्कस किया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को. यहाँ पर हमारे ज़ेरे नज़र रहे इस किस्म के टॉपिक्स कि इन्वायरमेंट इंसान की शख्सियत के ऊपर और उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है उसके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करती है. और यहाँ पर हमने वो चीज़ें देखने की कोशिश की जो इंसानों की साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट होती हैं, बहुत पॉजिटिवली या बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं. व्हाट वर दोज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. मिसाल के तौर पर हमने देखा कि अगर हम रूरल एरिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अर्बन एरियाज़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इसका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है. एंड वी फाइंड आउट दैट देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ एनवायरमेंटल variables that are impacting upon the people when as you go into the rural area or as you go into the urban area. Similarly, if you go and start living in the mountain areas, तो mountain areas का जो जोग्राफिया होगा वो आपके बिहेवियर के ऊपर उसी तरह से इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा और चांसेस हैं कि माउंटेन्स के अंदर रहने के लिए आप कुछ मज़ीद बिहेवियरल पैटर्न्स सीखें. स्टूडेंट्स, ये तो कुछ था नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन हमने बिल्ट एनवायरनमेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया और हमें ये पता चला कि हम जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम ऑफिसेस में काम करते हैं या क्लासरूम्स के अंदर पढ़ाई करते हैं या जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम प्रिजनर्स को प्रिजन के अंदर रखते हैं, उस एनवायरनमेंट को भी किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है सो दैट वी कुड गेट मोर इफेक्टिव behavioral patterns from the incumbents of that environment. Naturally, if we adjust certain variables within that environment according to the theories that we have studied, then we can get some better outcomes for that. मिसाल के तौर पर हम बच्चों को जब स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं और उनके क्लासरूम के एनवायरनमेंट को अगर हम गौर से देखें तो हम उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज कर सकते हैं ताकि हम कंसंट्रेशन बच्चों की हासिल कर सकें टुवर्ड्स देयर स्टडीज़. किसी भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाई की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज करवाए. और जो नेचुरल क्लासरूम्स होते हैं उसमें बच्चों को कुछ इस तरह से रखा जाता है कि वो probably that environment supports them to talk to each other and pay less attention on their course. And if we can manipulate with the environment somehow, we can produce some changes in their environment. Maybe हम उनके seating arrangement को किसी तरह से change कर सकते हैं जहाँ पर शायद वो एक दूसरे से ज़रा दूर हो के बैठे हों या शायद हम उस कमरे के अंदर ऐसे पोस्टर्स लगा सकते हैं जो उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते हों और उनके कॉग्निटिव और इफेक्टिव जो मॉडरेटर्स ऑफ मोटिवेशन हैं उनको इम्पैक्ट करें. तो इन चीज़ों की वजह से हम कुछ ना कुछ कंट्रोल एनवायरनमेंट के ऊपर हासिल कर सकते हैं और हर एनवायरनमेंट से हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसके अंदर एक सर्टन बिहेवियरल पैटर्न को हासिल करना चाहते हैं. जिस तरह क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह ऑफिस के अंदर हम ऐसा माहौल रखना चाहते हैं कि लोग एफिशिएंटली अपने कामों को परफॉर्म करते रहें. स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चैप्टर में इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंडिविजुअल के अंदर हमने स्ट्रेस के बारे में भी काफ़ी डिस्कस किया और हमें ये पता चला कि जब हमारी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो वो हमारे लिए स्ट्रेसफुल होती हैं और हम उसको कॉप करना चाहते हैं. यहाँ पर हमारे पास तस्वुर आया होमियोस्टेसिस का. होमियोस्टेसिस वर्क्स मोर लाइक अ बैलेंस. जब मुझे भूख लगती है
तो मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मेरी पढ़ाई के ऊपर या मेरे काम के ऊपर कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। कुछ देर के लिए मेरी बॉडी इसको बर्दाश्त करती है, बट आफ्टर सम टाइम when I am too hungry, then I will have to stop everything and go back to getting the food. And once I have satiated my hunger, then probably I am ready to concentrate back on the task. Similarly, जैसे भूख हमारा एक फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है को फुलफ़िल करती है, इसी तरह से एनवायरनमेंट भी हमारे फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर कॉग्निटिव और इफेक्टिव पार्ट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लाइब्रेरी के अंदर जाएं और लाइब्रेरी के अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू माइट बी अपसेट कि यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर क्यों है, क्योंकि आपने जो काम करना है उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए और एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएबल्स को एक सर्टेन लेवल ऑफ बैलेंस के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट है ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें, और शोर ज़्यादा होना इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स दैट कुड हेल्प यू कंसंट्रेट ऑन द जॉब एट हैंड। सो व्हाट विल यू डू? You will try to bring the environment down to a level where the homeostasis is been maintained, जहाँ पर बैलेंस हो जाए। आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से वो शोर वहाँ पर कम हो ताकि आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। लेकिन अगर आप शोर पे काबू नहीं पा सकते, then you probably would want to decide to get out of the library and go some other place. The bottom line is that environment, if it is not properly balanced for a certain behavioral pattern that you want to carry out in a place, then that creates stress, that creates frustration, and then it leads to goal-directed behavior in the people, and they would want to develop handles to change their environment immediately. और बिल्कुल जिस तरह से हमें भूख लगती है तो हमारा लेवल डाउन हो जाता है एनर्जी का, इसी तरह से अगर एनवायरनमेंट के अंदर वो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हमारे पास मौजूद ना हो तो हमारा कंसंट्रेशन का लेवल डाउन होता है, जिसकी वजह से हम वो काम नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शादी की पार्टी पे गए हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मेहंदी की पार्टी पे गए हैं, मेहंदी के फंक्शन पे गए हैं जो शादी से एक दिन का पहले का फंक्शन होता है, और वहाँ पर कोई ढोलक नहीं बज रही और गीत नहीं गाए जा रहे, तो शायद आप कहेंगे कि शायद इस मेहंदी के अंदर देयर इज़ समथिंग मिसिंग, बिकॉज दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन एंड पीपल शुड बी एक्साइटेड एंड दे शुड बी सेलिब्रेटिंग इट। एंड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम the cities like Lahore or Karachi, where you have very elaborate sort of functions before the day of the marriage in terms of mehndi, तो फिर शायद आप काफ़ी ज़्यादा महसूस करें, and that might create different mindset in your mind. So if you are in a place where the behavioral pattern that you want to carry out is based upon excitement, then that environment should be designed so that it could extract excitement out of the people. But if you're going to a library, then environment should be designed in a way that it could extract concentration out of the people. This gives us natural control over our environment. और हम जब भी इस बैलेंस से बाहर निकलते हैं हमें स्ट्रेस होता है और हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था दैट वाज सोशल इंटरेक्शन एंड एनवायरनमेंट, कि किसी एक एनवायरनमेंट के अंदर हमारा सोशल इंटरेक्शन किस तरह से इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया एनवायरमेंटल एंड कल्चरल वेरिएंसेस को और मॉब एंड ग्रुप बिहेवियर को। जब हम एनवायरमेंटल और कल्चरल वेरिएंसेस को डिस्कस करते हैं तो वी फाइंड आउट कि जो लोग मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशंस पर एग्जिस्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जियोग्राफिकल लोकेशन उनके बिहेवियर के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर करती हैं। मिसाल के तौर पर बंदा सहराई और मर्द कोहस्तानी, अल्लामा इकबाल ने ये इस्तारे इस्तेमाल किए टू एक्सप्लेन that these geographical factors are creating certain mindset or certain behavioral pattern amongst these people. And even today, if you go study people on the mountains, you find out कि mountain regions के अंदर जो बच्चों को grow up किया जाता है तो mountain community के लोग उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के traits चाहते हैं, क्योंकि mountain community is a very tough terrain to survive into. और अमूमन यहाँ पर क्योंकि कोई एग्रीकल्चरल रोज़गार अवेलेबल नहीं होता, then people mostly have to first of all deal with the tough environment, extreme temperatures, the mountainous region, then they have to come out of their mountainous regions and go to the cities in order to search for their livelihoods. So what is demanded of the kids जो mountainous region के अंदर grow up किए जा रहे होते हैं, that they need to be more tough and more resilient.
and simultaneously they need to be able to make up their minds, make up their decisions. और इस किस्म के traits mountain region की families के अंदर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं. However, when we come to the land area or agricultural area, यहाँ पर because people are working like a team and they have elaborate objectives to be achieved out of a certain season in terms of the growth of the crop, then everybody has to work like a team. Everybody has to work like a unit. और इन एरियाज़ के अंदर बच्चों के अंदर ये देखा जाता है कि वो टीम के अंदर कितना एडजस्ट होते हैं और टीम के साथ हारमोनी किस तरह से पैदा करते हैं और उनके साथ यूनाइट होकर किस तरह से काम करते हैं. सो इसके साथ ही साथ हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ कल्चरल वेरिएंसेस को. हर कल्चर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव देयर, एंड वी आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन द कल्चरल फोर्सेस जो हमारे पर किस तरह से इम्पैक्ट करेंगी और हमारी शख्सियत किस तरह से बनेगी. जिस तरह से मैंने बात की कि माउंटेन रीजन्स का एक कल्चर है, एक मैदानी इलाके का कल्चर है, सहराई इलाके का कल्चर है. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे मुल्क का एक कल्चर है, हम इस कल्चर के अंदर बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं. लेकिन अगर हमें इस कल्चर से निकाल दिया जाए और probably if you are made to stay in a western country, then what we will be coming across is a very sudden and very intense change in our entire culture, and that can produce different types of impacts upon our behavioral pattern. That could be positive impact or that could be negative impact. Students, यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो हमारा जो अगला चैप्टर था उसका टाइटल था Impact of Environment on its Incumbents. किसी environment के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं, जो लोग वक्त गुजार रहे हैं किसी भी environment के अंदर, उनके behavior के ऊपर किस तरह के असरात पैदा होते हैं. एक built environment जो है वो इसके अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये जो टॉपिक्स डिस्कस किए, दोज वर समथिंग लाइक दिस: नेचुरल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, द सिटी एज अननेचुरल हैबिटेट, impact of environmental changes in industrial and geographical development, catastrophes and human adjustment. We discussed in this chapter that other than the built environment, जो natural environment है वो लोगों के ऊपर किस तरह से impact करती है. और जब हम natural environment की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है एक rural area और urban area से बड़ी कोई laboratory नहीं है जहाँ पर लोगों के behavior को study किया जा सके. Because urban area has its own sets of challenges, its own sets of lifestyles, and rural areas come up with an entirely different sets of variables that is impacting its people. In this chapter we discussed कि urban और rural areas के environment किस तरह से impact करते हैं उनके लोगों के behavioral pattern के ऊपर. We then discussed कि cities जो हैं वो बहुत possibility है that they are unnatural habitats for the human beings to live in there. Because the modern day city has totally changed. The modern day city is a city where people come to live their lives together, but they are coming from so many different locations. They are trying to adjust with each other and they are trying to find out opportunities, जिसकी वजह से उनकी जो कम्युनिटी की अप्रिसिएशन है, जो उनका कम्युनिटी के तौर पर ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल है, वो टोटली डिफरेंट हो सकता है कंपेयर टू द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द रूरल एरियाज. मिसाल के तौर पर सिटीज़ के अंदर लोग एक दूसरे को कम जानते हैं. पीपल आर मोर बिजी बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड सिटी लाइफ इज़ काइंड ऑफ टफर, जिसकी वजह से फेमिलियरिटी कम हो जाती है. When familiarity goes down, then people's arousal level also goes down and their effectiveness in certain behavioral patterns also goes down. जिसकी वजह से there is a great possibility that cities के अंदर crime rate जो है वो ज़्यादा होगा rural area के निस्बत. What happens in the rural area? People are living together for a long time period and they have common cores to take care of. और लोग एक दूसरे को first name के term के ऊपर जानते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी की सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और जब कम्युनिटी की सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लोग एक दूसरे को जानते भी हैं, देयर आर ग्रेट चांसेस कि इस किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर क्राइम रेट जो है वो काफ़ी लो होगा कंपेयर टू द सिटीज़. देन व्हेन वी गो टू द सिटीज़ वी नेचुरली कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पोल्यूशन of so many people coming and living here, then people using cars, then all of the industries that are located into the cities,
This is all making the modern city a very unnatural place. और unnatural place का मतलब ये है कि जो human nature के साथ मुताबिकत नहीं रख पा रही. According to our nature, we need a certain type of environment to grow up. But cities, while they are fulfilling our career needs and becoming very fascinating places where we just want to go and live our lives, are also very, very unnatural habitats for us, because you hardly come across greenery. People are not knowing each other on first-term basis. Everybody is busy. So there is little social interaction or get-together. Life is really very, very fast. This is all creating negative impacts upon the people's behavioral patterns. Students, we also discussed the industrial and geographical development and catastrophes and human adjustment. हमारे environment के अंदर जब drastic changes आती हैं, all we are left with is one gigantic effort on our part, that how are we going to adjust with this change in the environment. And like we discussed in the last chapter, the chapter that I referred to before talking about this chapter, that हमें अपनी environment के साथ adjust करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर changes हो जाएं तो उसके अंदर that creates a huge stress, and our behavior certainly becomes goal-directed behavior. Students, यहाँ से चलते हैं हम अपने अगले chapter की तरफ. Our next chapter was the built environment and human adjustment. Built environment के अंदर इंसान किस तरह से adjust करते हैं. Now, when I use the terminology built environment, what exactly does it mean? Built environment means हमारे schools, हमारे offices, all those buildings जहाँ पर हम अपने मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं. The built environment is that natural environment? I mean, if you go back into the past, into the history, you find out that human civilizations have evolved according to the style, nature and structure of their built environments. अगर आप Mughal architecture की तरफ जाएं, you come across gardens and big castles and open places. However, when you get into the Victorian structure of buildings, you come across the narrow corridors and the big ceiling halls, जहाँ पर एक मुख्तलिफ किस्म का माहौल होता है. So built environment का भी एक evolution human civilization के साथ ही साथ हुआ है, और built environment किस तरह से impact करती है इंसानों को, हमने इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया. And the topics that were included were institutional design, space in general hospitals, residential care facilities, prisons, educational environments, and we discussed all these built environments in the perspective of queuing theory. We then talked about place specificity behavior. We discussed accessible environments for persons with disabilities and the physical environment and human behavior across the life course. So everything that we discussed in this chapter was concentrated upon the built environment. हमने जो psychology की theories पढ़ी थी, उनको हमने इस्तेमाल किया in order to find out कि built environment के अंदर मुख्तलिफ variables को किस तरह से adjust किया जा सकता है कि उस environment के अंदर हम लोगों से जो behavior pattern चाहते हैं वो बेहतर तरीके से उसको perform कर सकें. Students, यहाँ से हमारा जो next chapter था, that was environment and adjustment. Though we have not discussed this chapter thoroughly, but we have been making references to the gender, age, job, family, fashion, religion, and society. These are different elements in the society, which is actually the production of human society, that how there are gender differences and how different genders behave in terms of their responses to the environmental impacts. We talked about the family, that how family as an institution with the passage of time has started severely deteriorating in the West, while in the Eastern countries this is still intact, and how family creates an impact upon the minds of the people who are part and parcel of the family. मिसाल के तौर पर families के अंदर बच्चों को किस तरह से raise किया जाता है और उनको क्या support available हो सकती है. We discussed about the fashions, how fashion spread, and how religion and society are part and parcel of the culture together. Students, our next chapter was further plans. Further plans के अंदर हमने डिस्कस किया कि आजकल का जो ग्लोबल इंटरेक्शन हो रहा है, इसके अंदर सिटीज़ का क्या इम्पैक्ट हो रहा है. The topic that we discussed in detail was one topic, cities and global interaction in reference to the issues studied.
So we applied different theories of psychology in order to find out that what is going on in the cities. And we discussed topics like urban sprawl as well as urban blight. And we discussed कि शहर किस तरह से गांव के अंदर मत कम हो रहे हैं और गांव किस तरह से ख़त्म हो रहे हैं और गांव के लोग किस तरह से शहर की तरफ आ रहे हैं. And we have bumped into a vicious cycle that is actually never ending. Students, our next chapter was about the challenges. And we discussed these challenges at the initial part of this lecture where I told you that हमें क्योंकि ये planet मिला हुआ है और हम सिर्फ इसी planet के ऊपर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो हमें अपने इस planet के ऊपर environment के interaction को किस तरह से control करना है. और यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हम जितनी एनर्जी हमारे पास है, जो नेचुरल रेजर्वायर्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं. एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि हम इस एनर्जी को किस तरह से पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, ना कि एब्यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज करंटली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट वी आर इंस्टेड ऑफ मेकिंग वाइज यूजेज ऑफ दिस एनर्जी, हम इस एनर्जी को एब्यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम एक छोटे काम को करने के लिए ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसका नेगेटिव आउटफॉल हासिल करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन. एंड देन वी आर नेचुरली लूजिंग द रेजर्वायर ऑफ एनर्जी वेरी फास्ट. और यहाँ पर ज़रूरत है कि हम ना सिर्फ अपने एटीट्यूड्स को चेंज करें, हम अपने परसेप्शंस को चेंज करें अबाउट द वे वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद आवर एनवायरनमेंट एंड यूज़ आवर एनर्जी, बल्कि इसके साथ ही साथ हम ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी तलाश करें. Students, this was all about environmental psychology, and I seriously, earnestly, and sincerely hope that I was able to deliver what you thought should have been delivered to you. And we have tried our level best to make this course as interesting and as exciting as possible. And in this effort, a lot of people have helped me out with preparing these lectures, designing these lectures. We have been going outside of the studio many different times, and it was a lot of times very difficult to concentrate our resources in order to get down to the footage, the kind of footage that we really require in order to support the different types of concepts that we are studying over here. I hope our efforts have not gone futile, and I seriously hope that you have enjoyed this series of lectures that is the course of environmental psychology. With this, I would like to say goodbye to all of you on my behalf and the entire team who has been working very hard with me in making these lectures come alive and become possible and become exciting. I wish you all the good hopes for yourself in the future. As usual, as I say by the end of every lecture, कोशिश कीजिए कि खुश रहें, अपना एक दूसरे का ख्याल करें और लाइफ के अंदर एक्साइटमेंट और फ़न हासिल करते रहें. और इन तमन्नाओं के साथ और नेक दुआओं के साथ कि आप लाइफ में तरक्की करेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए. दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर, सो लेट अस बिड फेयरवेल टू ईच अदर. गॉड ब्लेस all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.